आज हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और इंटरेस्टिंग इसलिए है कि इसमें मज़ा बहुत आता है। ये फिज़िकल वर्ल्ड में फ़ील करने को मिलता है। मैं फ़ील के साथ आज पढ़ाऊँगा कि भाई कैसे कैसे ऑप्टिकल आइसोमर हमारे डेली लाइफ में काम आता है। हुँ। और दूसरा इम्पॉर्टेंट ये इसलिए क्योंकि ये क्लास ट्वेल्थ में काम आएगा। क्लास ट्वेल्थ के अपने हेलो एल्केन हेलो एरीन SN1 SN2 रिएक्शन में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म काम आता है। और हम बीच बीच में रिएक्शन मैकेनिज्म में भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखेंगे। तो कुल मिला के बात ऐसी है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म काम आने वाला है। और काम आने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मज़ेदार चीज़ है। इसलिए नहीं पढ़ना है कि ये काम आएगा काम नहीं आएगा, इसीलिए पढ़ना है कि भाई ये क्या है, नई चीज़ सीखनी है, मज़े वाली चीज़ है। और समझ में आए जितना ज़्यादा चीज़ उतना ज़्यादा मुझे अच्छा, तुम्हें भी अच्छा। स्टीरियो आइसोमर में हमने क्या देखा था? कन्फिग्रेशनल कन्फॉर्मेशनल चीज़ देखी थी। और कन्फिग्रेशन में हम आ गए थे ज्योमेट्रिकल। और आज हमारा है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हम स्टार्ट करेंगे। ऑप्टिकल मतलब क्या? ऑप्टिकल मतलब देखने में अंतर, है ना? क्या मतलब? देखने की कोई चीज़ है, कोई दिखने में कोई चेंजेस हैं, दिखने में अलग लग रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है ना सुनने में। तो देखने से रिलेटेड बात हो ही रही है, तो बात कर लेते हैं थोड़ा लाइट से रिलेटेड। लाइट मतलब समझते हो? लाइट से रिलेटेड बात इसलिए कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज रिलेटेड ऑल अबाउट लाइट। तो लाइट को पहले समझते हैं कि लाइट क्या है। और लाइट में भी समझते हैं जो अपने काम आने वाला है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये लाइट हमको समझना है, एक सेकेंड। प्लेन पोलराइज्ड लाइट। लाइट जो कि प्लेन पोलराइज्ड है, तो थोड़ा फिजिक्स की साइड चलते हैं, हम थोड़ा केमिस्ट्री से निकलते हैं, फिजिक्स की तरफ चलते हैं। फिजिक्स में क्या हो रहा था, लाइट कैसी होती है, तो लाइट को समझते हैं। लाइट होता क्या है? बचपन से हम पढ़ते आए थे लाइट लाइट क्या है, लाइट पार्टिकल है, 6 7 क्लास में होते हैं। तो लाइट पता चलता है कि पार्टिकल है। और जैसे जैसे थोड़ा बड़ा क्लास में आने लगता है, 8 9 10th में आती थोड़ा सा पता लगता है, अरे लाइट है, पार्टिकल नहीं है, वेव है। लाइट तो वेव की तरह इसका बिहेवियर होता है। और जैसे ही क्लास 11 12 पास करते हैं तो हमें पता लगता है लाइट हैज़ ए डुअल बिहेवियर। डुअल बिहेवियर मतलब इसका एक वेव नेचर भी होता है, और इसका एक फोटोन नेचर जो कि पार्टिकल नेचर भी होता है। हम्म? तो आज हम इसका वेव नेचर स्टडी करने वाले हैं। अगर तुमने क्लास 12th में फिजिक्स में देखा होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या फिर उसके EM वेव्स में, तो लाइट देखा होगा कि लाइट में क्या होता है, लाइट क्या होता है। ज़रा ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेते हैं। याद है कि लाइट लाइट के 3 कंपोनेंट थे। XYZ प्लेन में लाइट को बांटा था, है ना? ऐसा कुछ था ना? हम्म तो लाइट के 2 कंपोनेंट होते हैं। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक कंपोनेंट, एक मैग्नेटिक कंपोनेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंपोनेंट बनाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड मैग्नेटिक कंपोनेंट बनाता है मैग्नेटिक फील्ड। तो हम ज़रा इसको देखते हैं क्या होता है। इसको थोड़ा एक्सटेंड करेंगे। हम्म तो लाइट, बड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेके हम चलेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंपोनेंट जो होता है, जो मैं कह रहा हूँ कि वो बनाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, वो चलती है अपनी 90 डिग्री टू मैग्नेटिक फील्ड। एक सेकेंड, ऐसे थोड़ा सा और अच्छे से बनाता है। ऐसा है। ये तो हो गई अपनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल सकते हैं। और दूसरा हम बनाएंगे मैग्नेटिक फील्ड, जो इसके 90 डिग्री में होता है, ऐसे। हम्म फील तो नहीं आ रहा 90 डिग्री का, लेकिन जो भी है थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। हम्म हम्म तो ये चीज़ कुछ लाइट में है। 2 कंपोनेंट हैं जो हमने बना लिए, एक मैग्नेटिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि 90 डिग्री टू ईच अदर होता है। ठीक है, ये हमारी बन गई लाइट, ऐसे करके। तो थोड़ा सिंपल में अगर देखूँ तो लाइट के एक ऐसा कंपोनेंट होता है और एक ऐसा कंपोनेंट, मतलब दोनों 90 डिग्री में, एक ऐसा एक ऐसा। हम्म जेड लाइन में मैंने बनाया था, XY प्लेन में अपना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और जेड प्लेन में होता है मैग्नेटिक फील्ड।
अब लाइट में एक वेव तो होती नहीं, कई सारी वेव्स होती हैं। तो उसमें कोई एक ऐसा होता है, कोई ऐसा होता है, सब 90 डिग्री पे। कोई ऐसा होता है, उसको तो पता नहीं 90 डिग्री सीधा कहाँ पे है। कोई ऐसा होता है। हम्म कुल मिला के लाइट के सारे कंपोनेंट्स ऑफ लाइट, जैसे हम रोज़ जो हमारे घर पे बल्ब जलता है, उसके कंपोनेंट्स रहते हैं हर डायरेक्शन में। हम्म, ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर इन ऑल डायरेक्शन, ऐसा कुछ कंपोनेंट ऑफ लाइट रहता है। लेकिन ये अपनी वो लाइट नहीं है जो हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में यूज़ करने वाले हैं। क्या यूज़ करने वाले हैं वो देखते हैं। ये लाइट, हमारी ऑर्डिनरी लाइट जो है, ये हमारे कोई काम नहीं आने वाली। तो जो लाइट काम आने वाली है उसको बनाएंगे कैसे, वो बनता है अपना निकोल प्रिज्म से। नाम पहले भी सुना होगा, निकोल प्रिज्म। दिखा देता हूँ मैं, निकोल प्रिज्म। हम्म निकोल प्रिज्म बनता है कैल्साइट से, CaCO3 का एक पत्थर टाइप का होता है, क्रिस्टलाइन रॉक टाइप का, उससे बनता है। मैं दिखाता हूँ होता कैसा है। ये चीज़ है, ये हम अपन का क्या है, कैल्साइट का पत्थर है, तो इसका प्रिज्म बनाया जाता है। इस प्रिज्म से अगर अपनी ये जो ऑर्डिनरी लाइट थी, ऑल डायरेक्शन जिसके कंपोनेंट्स से, ऐसे हम्म ऐसे करके ऑल कंपोनेंट्स जो होता है, ये लाइट अगर नॉर्मल जो हमारी लाइट है, ये अगर निकोल प्रिज्म या इससे पास किया जाएगा, तो अपना क्या होगा, एक प्लेन पोलराइज लाइट आएगी, जो कि जिसका डायरेक्शन सिर्फ एक प्लेन में होगा। ऐसा करके देखा। निकोल प्रिज्म क्या करता है, निकोल प्रिज्म एक पोलराइज कर देता है लाइट को, सारी लाइट को फिल्टर टाइप का कर देता है। हम्म किससे बनता है, कैल्साइट का पत्थर से बनता है, इसको पोलराइजर होता है। पोलराइजर कहाँ कहाँ भी यूज़ होगा अभी देखना, क्योंकि तुम 3D मूवीज़ देखने जाते हो, उसमें भी पोलराइजर का यूज़ होता है। बिना पोलराइजर के तुम्हें 3D मूवीज़ दिखेगी ही नहीं। हम्म, तो अपनी ऑर्डिनरी लाइट को हमने प्लेन पोलराइज, या जिसको हम PPL करके बुलाते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट बना लिया, जो अपने काम आने वाली है। हम्म, इसका सबसे ज़्यादा रियलिटी वाला यूज़ तो सिनेमा घरों में होता है। तुम जाते हो 3D मूवीज़ देखने के लिए, सामने एक स्क्रीन लगा होता है बड़ा सा, है ना। तो तुम्हें कैसे पता लगता है कि ये भाई 3D मूवीज़ चल रही है, ऐसा कुछ थोड़ी है कि उसमें 3D कोई चीज़ निकल के बाहर आ रही है। वो सब पोलराइज़र का गेम है। तो देखते हैं ज़रा कि 3D मूवीज़ काम कैसे करती है, जो तुम 3D मूवीज़ देखते हो वो 3D दिखती ही क्यों है। हम्म, तो सबसे पहले ये सामने ये सिनेमा हॉल का वो स्क्रीन है जिस पे मूवीज़ आती है। इससे पहले ये देखो, जो हमारी आँखें हैं ना, आँखें, आँखों में लाइट जाती है जब, दो अलग अलग एंगल से जाती है। दो अलग अलग एंगल से लाइट आँख में जा कर के अपने ब्रेन में प्रोसेस होती है, तब जा कर के दो अलग अलग एंगल से हमें 3D व्यू मिलता है। एक एंगल से हम 3D व्यू बना ही नहीं सकते, हमें दो एंगल चाहिए 3D व्यू बनाने के लिए। तो ऐसे ही क्या होता है, जो बड़ा सा सिनेमा हॉल होता है जिसमें 3D मूवीज़ चल रही होती है, तो उसमें दो प्रोजेक्टर होता है। एक प्रोजेक्टर ऐसे होता है, एक प्रोजेक्टर ऐसे होता है। सेम मूवी को तो अलग अलग प्रोजेक्टर से नहीं चलाया जाता, मूवी को ही दो अलग अलग एंगल से शूट किया जाता है। एक प्रोजेक्टर यहाँ से लाइट फेंकता है और यहाँ पे इमेज बन जाती है, और दूसरा प्रोजेक्टर यहाँ से लाइट फेंकता है, तो इसके बगल में ऐसे इमेज बन जाती है सर्कल की। और यहाँ पे बैठे हो तुम। हम्म हम्म, तुम्हारे पास है पोलराइज़र। पोलराइज़र मतलब वो पोलराइज चश्मा, जो तुम्हारे पास होता है ना, एक चश्मा दे देते हैं 3D मूवीज़ देखने के लिए, तो वो पोलराइज चश्मा तुम्हारे पास है। वो पोलराइज चश्मा करता क्या है कि लाइट को फिल्टर कर देता है। ये ऑर्डिनरी लाइट जो आई ना, अभी पोलराइज़र से हमने देखा था, पोलराइज़र हमारी ऑर्डिनरी लाइट को क्या कर देता है, प्लेन पोलराइज लाइट फिल्टर कर देता है लाइट को, एक ही प्लेन की लाइट को सिर्फ अलाउ करता है हमारे आंखों में जाने के लिए। तो ऐसे ही क्या हुआ कि ये जैसे ही वाइट वाला है, ये येलो वाला जो है, येलो वाले के अंदर वही लाइट घुसेगी जो कि ये वाइट बैकग्राउंड से आ रहा होगा, और ये रेड पोलराइज़र के अंदर वही लाइट घुसेगी जो रेड बैकग्राउंड से आ रहा होगा। या कहो कि एक ऐसा पोलराइज़र है जो कि 90 डिग्री में इसको फिल्टर कर देता है, और ये इस वाले 90 डिग्री में दूसरी वाली लाइट को फिल्टर कर देता है। तो एक आई 0 डिग्री की लाइट, एक आई 90 डिग्री की लाइट, और दोनों जब अलग अलग लाइट आंखों में जाएगी तो वो ऐसा व्यू देती है जैसे हम 3D चीज़ देख रहे हैं, आप फिर 3D मूवी देख रहे हैं, ऐसा चीज़। तो दो अलग अलग एंगल से शूट करके हमें पोलराइज़र बीच में ला करके हमें ऐसे दिखाया जाता है, जिससे 2D मूवी भी हमें 3D जैसा इफेक्ट देती है। तो यहाँ तक हमने देखा कि प्लेन पोलराइज लाइट होती क्या है, कहाँ इसका यूज़ है।
इसका काम तो छोड़ो, यहाँ पे ही नहीं है, हर चीज़ तुम्हारे फ़ोन से लेकर के टीवी से लेकर के हर जगह पोलराइज स्क्रीन होती है, जहाँ पे लाइट को पोलराइज किया जाता है। जो तुम एलसीडी और टीवी से देखते हो ना, लाइट आती है, वो भी पोलराइज लाइट होती है। चलो पोलराइज लाइट तो दूर की चीज़ है, हम काम की चीज़ देखते हैं कि पोलराइज लाइट का हमें करना क्या है, यूज़ क्या है पोलराइज लाइट का, ये चीज़ अभी देखते हैं। चलो, प्लेन पोलराइज लाइट का हमें करना क्या है और ऑर्गेनिक में इसका क्या फंक्शन है। देखो, एक प्लेन पोलराइज लाइट हमने ले लिया ये, जो कि ऑर्डिनरी लाइट को निकोल प्रिम्स से फिल्टर करके हमने बनाया था। अब इसको क्या करते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट को एक ऑर्गेनिक सोल्यूशन में डालते हैं। ऑर्गेनिक सोल्यूशन को देखने के लिए कि क्या वो ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं। ऑप्टिकली एक्टिव क्या होता है वो अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा। मान लो हमने टेस्ट ट्यूब लिया, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने ग्लूकोज डाल दिया, ग्लूकोज, ठीक है। और यहाँ से एक प्लेन पोलराइज लाइट आ रही है, ये लाइट को हमने यहाँ से छोड़ा, एक सेकेंड, इधर से छोड़ा, और जब ये लाइट बाहर निकल के आया तो ये लाइट रोटेट हो गया। ये लाइट ऐसे नहीं था, ये ऐसे हो गया, है ना। देखा क्या जादू हो गया, ये लाइट रोटेट हो गया। ये पहले लाइट सीधा था, अब ये लाइट कुछ एंगल पे अपने ओरिजिनल पोजीशन से रिफ्लेक्ट हो गया, कहो कि रोटेट हो गया। अब कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं कि जो लाइट को राइट में मोड़ दें। कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो कि इस लाइट को, जिसके अंदर ग्लूकोज भरा हुआ है या फिर डेक्सट्रोज या जो भी चीज़ भरा हुआ है, उसको लेफ्ट में मोड़ देता है ऐसे। और कुछ ऐसे भी होते होंगे ना जो कुछ करते ही नहीं है, ऐसे भी होते हैं जो कुछ करते नहीं है। जैसे प्लेन पोलराइज्ड कंपाउंड के अंदर गई लाइट, वैसे ही बाहर आ गई, तो उसको बोलते हैं इन ऑप्टिकल एक्टिव, या कहो जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड नहीं होते, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। और ये दोनों ऑप्टिकली एक्टिव हैं। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब लाइट ही नहीं, पीपीएल, प्लेन पोलराइज लाइट को राइट या लेफ्ट मोड़ देना। अगर उसने राइट में मोड़ दिया तो उसको कहेंगे डी मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी मतलब राइट को मोड़ दिया, राइट, ठीक। या कहो प्लस मतलब राइट। अगर कुछ नहीं किया तो उसको नेगेटिव है ही है। और अगर लेफ्ट में मोड़ दिया तो उसको कहेंगे एल से लेफ्ट, एल से लीवो रोटेटरी है, LEVOROTA, ठीक है। लीवो रोटेटरी मतलब निगेटिव। अगर प्लेन पोलराइज लाइट को अगर कोई सोल्यूशन, ऑर्गेनिक सोल्यूशन राइट में मोड़ दे तो उसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और अगर लेफ्ट में मोड़ दे तो उसको एल से लेफ्ट, एल से लीवो रोटेटरी। ये चीज़ हमें समझ में आ गया कि इस तरीके से भी क्लासिफिकेशन किया जा सकता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, कि वो प्लेन पोलराइज लाइट को क्या राइट में मोड़ते हैं या लेफ्ट में मोड़ते हैं। अब ये सब तुम्हें आंखों से नहीं दिखेगा कि अगर लाइट आ रही थी सामने, राइट को मुड़ गई, लेफ्ट को मुड़ गई, ये सब देखने के लिए पोलैरीमीटर चाहिए, जिससे पता लगे कि लाइट कितना मुड़ा है, कहाँ मुड़ा है। क्या चीज़ चाहिए? पोलैरीमीटर। ये भी कभी कभी क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में कि किस चीज़ से या कौन सा ऐसा अपना इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम प्लेन पोलराइज लाइट के राइट या लेफ्ट मूवमेंट को हम नोट कर सकते हैं, जो हो गया पोलैरीमीटर, ठीक है। तो पोलैरीमीटर की सहायता से हमने देखा कि प्लेन पोलराइज लाइट क्या राइट मुड़ रही है, अगर लाइट राइट मुड़ रही है तो उसको हमने बोल दिया डेक्स्ट्रो रोटेटरी या प्लस पॉजिटिव लिखते समय, अगर लेफ्ट मुड़ रही है तो हमने बोल दिया लीवो रोटेटरी या नेगेटिव लेफ्ट जाते समय, ठीक। इतना समझ में आ गया। छोटी सी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एल छोटा एल, स्मॉल एल स्मॉल डी, इस तरीके से भी डिनोट करते हैं, कैपिटल नहीं स्मॉल। अभी कितना एंगल मुड़ा, कितना नहीं मुड़ा, ये सब चीज़ बहुत चीज़ पे डिपेंड करता है। कंसंट्रेशन क्या है, नेचर क्या है, वेवलेंथ क्या है लाइट की, टेम्परेचर क्या है, इन सब चीज़ पे डिपेंड करता है। लेकिन वो अभी काम की नहीं है, वो कभी काम आएगी भी नहीं, तो इसलिए ज़्यादा ध्यान भी नहीं देना है किस किस चीज़ पे डिपेंड करना है। फिजिक्स तो पढ़ नहीं रहे हम, थोड़ा सा बस नॉलेज हो जाए, आइडिया हो जाए, और पढ़ने के बाद ये पता लगे कि हम रियल लाइफ में जो चीज़ हो रही है वो क्यों हो रही है। कभी अगली बार कभी 3D मूवी देखने जाओ तो तुम्हें उस चश्मे या फिर स्पेक्स का जो तुम्हें 3D मूवीज़ देखने में दिया जाता है उसका सिग्निफिकेंस पता लगेगा कि अरे इस चश्मे का यूज़ क्या है, क्यों मैंने ये चश्मा पहना हुआ है। आगे हम देखने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, कायरल कार्बन, द कंसेप्ट ऑफ कायरल कार्बन। देखते हैं। कायरल कार्बन या एसिमेट्रिक कार्बन बहुत इजी है इसको डिफाइन करना। बस कोई कार्बन लो,
कार्बन की चारों वैलेंसी पे अलग अलग कंपाउंड चिपका दो। एक्स वाई जेड पी चारों अलग अलग है तो ये बन गया कायरल कार्बन। कायरल मतलब एसिमेट्रिक, जिसकी मिरर इमेज नहीं बन सकती, जिसकी मिरर इमेज सुपर इम्पोजिबल नहीं हो सकती, ऐसा चीज़। अब इसकी मिरर इमेज बनाएंगे तो सेम इसके जैसे नहीं बनेगी। और बन तो जाएगी, मतलब कि इस पर सुपर इम्पोज नहीं होगी, ऐसा ऐसा बनेगा ना। और दोनों को अगर एक के ऊपर एक रख दिया जाए तो दोनों अलग अलग कंपाउंड बनेंगे। इसी के लिए इसको बोलते हैं एसिमेट्रिक कार्बन। कायरल कार्बन का कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कायरल कार्बन का होना या ना होना ही ये डिपेंड करता है कि वो लाइट को मोड़ पाएगा या नहीं, या पीपीएल प्लेन पोलराइज लाइट को मोड़ने की एबिलिटी है, क्षमता है उसमें या नहीं है। ये चीज़ क्या डिपेंड करता है कि उस कंपाउंड में कायरल कार्बन है या नहीं। ठीक, आगे देखते हैं। देखने में कंसेप्ट बहुत इजी लग रहा है कि भाई कायरल कार्बन का कंसेप्ट तो ये है कि चारों वैलेंसी अलग अलग हो जाएगा, तो फट से क्वेश्चन भी कर लेते हैं। CH3 CHBr CH2। अब इसमें बताओ कितने CH3, इसमें कायरल कार्बन है या नहीं। देखा जाए इस कार्बन के पास, ये जो फर्स्ट कार्बन है अपना, इस फर्स्ट कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, मतलब 3 वैलेंसी सेम हो गई, नहीं है। बीच वाला कार्बन देखा जाए, इसके पास एक हाइड्रोजन है, एक Br है, एक CH3 एक CH3। इसका मतलब 2 CH3, 2 वैलेंसी सेम हो गई, इसका मतलब ये भी कायरल नहीं है। लास्ट वाला देखा जाए तो इस कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन, ये भी सेम नहीं है, मतलब सेम है तो इसलिए कायरल नहीं है। Br का तो क्या ही बात करें, Br तो कार्बन ही नहीं है। तो ध्यान से अगर देखा जाए तो ये कंपाउंड जो है ऑप्टिकली एक्टिव ही नहीं है, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है। अगर इसी की जगह मैं CH2 थोड़ा सा चेंज करके CH2 CH3 कर देता हूँ, तो ये चेन अलग हो गया, ये वैलेंसी अलग हो गई, ये वैलेंसी अलग, ये अलग, और चारों वैलेंसी अलग होने के कारण इसमें कायरलिटी आ जाती है। कहो कि ये कायरल कार्बन होने के कारण ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता, ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक, अब ध्यान ये देना है कि इसमें कितने ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन है, कितने, सिर्फ एक। और जो ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन है ना, उसको ज़रा हाईलाइट करते हैं, वो रहा ये जो येलो में बना है, ये ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन है। और यही ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट कार्बन होता है, इसको जानेंगे कैसे। लेकिन एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ज़रा, उसमें जानेंगे कि ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन कितने हैं। करोगे, फट से एक क्वेश्चन कर देते हैं। CH3 CH F CHBr CH2 CH3। अब जल्दी जल्दी करेंगे। इसमें 3 हाइड्रोजन, ये नहीं है, इसमें 3 हाइड्रोजन, ये नहीं, 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक Br, एक ये और एक पूरा, ये हो जाएगा। इसका मतलब ये है, इसमें एक हाइड्रोजन, एक फ्लोरीन, एक CH3 और एक पूरा ही ग्रुप। ठीक है, ये हो जाएगा। इसका मतलब इसमें 2 कायरल कार्बन है, कौन से, एक ये और एक ये। और जनरली तुम देखोगे कायरल कार्बन के ऊपर जो मार्क मिलेगा, एक स्टार का मार्क मिलेगा, जिससे पता लगेगा कि हाँ यही कायरल कार्बन है, जिसके कारण ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। तो बहुत जल्दी से हमने सीख लिया ऑप्टिकली एक्टिव क्या है, कायरल कार्बन क्या है। जल्दी से मैं एक फिशर प्रोजेक्शन भी बता देता हूँ क्या चीज़ होता है। फिशर प्रोजेक्शन से आप पहले हम एक कंपाउंड देखते हैं, बताना है कायरल है कि नहीं। CHOH C डबल बॉन्ड OH CH3, क्या ये कायरल कार्बन है? क्या ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है? देखा ध्यान से कि C डबल बॉन्ड OH, इसमें कौन सा कार्बन जो है कायरल है? इसमें ये नहीं है, ये नहीं है, 2 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, और ये है। इसमें हाइड्रोजन OH हाइड्रोक्सी और ये पूरा ग्रुप अलग है, तो इसके कारण ये वाला जो कायरल है कार्बन है वो कायरल है। इसको ज़रा फिशर प्रोजेक्शन में देखते हैं। फिशर प्रोजेक्शन क्या चीज़ है? फिशर प्रोजेक्शन ऐसा प्रोजेक्शन है, या कहो कि कंपाउंड को दिखाने का ऐसा नज़रिया है जिससे कायरल कार्बन प्लस साइन में नज़र आता है। मतलब फिशर प्रोजेक्शन में हमने ये वाला कार्बन जो है ना, इसको प्लस डिनोट करना है। हाँ, इसका मतलब जहाँ ये इंटरसेक्ट हो रहा है लाइन, यहाँ एक कार्बन है। ठीक, ये वाला कार्बन हमने बना दिया। इसके पास एक OH है, एक CH3 है, इसके पास एक OH है, एक CH3 है, एक हाइड्रोजन भी है ध्यान से देखा, और ऊपर एक C डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक एसिड भी है। तो ये होता है फिशर प्रोजेक्शन, जिसमें कायरल कार्बन को हम
क्रॉस साइन से या पॉजिटिव साइन से इससे डिनोट करते हैं। आगे एक दो कंपाउंड जब मैं हम ऐसे बनाएंगे जिसमें कायरलिटी देखेंगे या क्वेश्चन आएंगे तो उसमें देख के समझ जाना है कौन सा प्रोजेक्शन है फिशर प्रोजेक्शन, जिसमें कायरल कार्बन को क्रॉस या पॉजिटिव प्लस साइन से दिखाया जाता है। ठीक है, इतना सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। और ये जो कंपाउंड मैंने तुम्हारे सामने बनाया हुआ है, ये कंपाउंड तुम्हारी रोज़मर्रा की लाइफ में आता है, तुम खाते भी होगे उसको, क्योंकि इसका नाम ही ऐसा है, क्या, लैक्टिक एसिड। दूध, दही, दही में खाते हो ना, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, वो दही बनाता है, तो दही में एसिड बनता है, तो कौन सा, लैक्टिक एसिड ही तो बनता है, दही इसके कारण खट्टा हो जाता है। इसलिए बोला जाता है कि दही को कभी मेटल के इस यूटेंसिल्स में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि एसिड प्लस मेटल हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करता है ना। तो चलो वो तो पुरानी बात हो गई, नई बात पे ध्यान देते हैं। चलो, बहुत देर से हम पढ़ रहे हैं तो एक छोटी सी कहानी देख लेते हैं। कहानी में क्या होता है ना, दो भाई थे। भाई बना लेते हैं, एक है राजू और दूसरा है काजू। ठीक, एक राजू है एक काजू है, दो भाई हैं। राजू गया शीशे के सामने अपना सुबह सुबह उठ के देखा कि शीशे के सामने, शीशे मिरर के आगे अपना शक्ल देखा, और उसके आगे देखा तो उसके अंदर उसको एक और राजू दिखाई दिया। बात आती है काजू की, तो काजू कैसा था कि काजू अपने लेफ्ट हाथ में रिंग पहनता था। और लेफ्ट आर्म में ही ब्रेसलेट पहनता था। ठीक है, एक ब्रेसलेट है एक रिंग है, ध्यान रखना। लेफ्ट आर्म में ब्रेसलेट पहनता था और लेफ्ट हैंड में ही रिंग पहनता था। और काजू के स्कूल में पढ़ता था उसका दोस्त दाजू। ठीक है, और उसका दोस्त दाजू जो था वो एकदम उसी की एज का, उसी की क्लास में पढ़ने वाला। लेकिन बात ये थी, वो लेफ्ट हैंड में ही ब्रेसलेट पहनता था, लेफ्ट आर्म में ही, लेकिन राइट हैंड में जो था वो रिंग पहनता था। ठीक है, रिंग पहनता था राइट में, लेकिन लेफ्ट में पहनता था अपना ब्रेसलेट। और राजू तो जाकर के सुबह सुबह उठा, अपने शीशे में शक्ल देखा और उसको एक और राजू नंबर 2 दिखाई दिया कि अरे तो एकदम मेरे जैसा है। लेकिन काजू जो एकदम उसका सेम दोस्त दाजू जो उसका स्कूल में पढ़ता था, उसने देखा कि अरे मेरा दोस्त जो दाजू है वो लेफ्ट आर्म में जो है ब्रेसलेट पहनता है, राइट में अपनी रिंग पहनता है, और काजू जो था अपने लेफ्ट में ब्रेसलेट पहनता था, लेफ्ट में रिंग पहनता था। अब ये बात ये इसलिए मैंने तुम्हें बताया कि मानो राजू ने हाथ ऊपर किया तो राजू की मिरर इमेज भी हाथ ऊपर कर देगी। राजू नाचा तो राजू की मिरर इमेज भी नाचेगी। लेकिन काजू ने हाथ ऊपर किया तो दाजू का मन नहीं है ना हाथ ऊपर करने का। काजू नाचा, दाजू नहीं नाचा। ठीक है, देख रहे हो क्यों नहीं नाचा, क्या हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि राजू और उसकी मिरर इमेज क्या थी, इनैंशियोमर। इनैंशियोमर थी। और दाजू और उसका दोस्त काजू वो क्या थे, डायस्टीरियोमर। डायस्टीरियोमर। डायस्टीरियोमर होने के कारण काजू का दोस्त जो दाजू था वो उसके साथ नाच नहीं रहा था। एनेंशियोमर जो राजू और उसका मिरर इमेज था, तो राजू नाच रहा था तो उसकी मिरर इमेज भी नाच रही थी। तो ऐसा क्या हुआ कि राजू की मिरर इमेज नाच रही है, वो इसीलिए क्योंकि वो मिरर इमेज है, वो कोई रियल आदमी नहीं है। तो मैं कह दूं क्या, जैसे जो राजू है वही उसकी मिरर इमेज है, या कह दूं कि राजू और उसकी मिरर इमेज में कोई फिजिकल डिफरेंस नहीं है, या कहो कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में कोई डिफरेंस नहीं है। नो डिफरेंस। और इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस है, क्योंकि डायस्टीरियोमर में काजू और दाजू दोनों अलग अलग आदमी थे, लेकिन एनेंशियोमर में फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम है उनकी, या फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट नहीं है। नॉट डिफरेंट, इसमें डिफरेंट, क्योंकि डायस्टीरियोमर में दो अलग अलग आदमी हैं। अब मैं कहूँ कि एक मैं कंपाउंड ऐसा बना रहा हूँ, मान लो यही जो मैंने ऊपर कंपाउंड बनाया था लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड को मैं फिर से बना देता हूँ C++OH, नीचे CH3, यहाँ OH और ये H। इसकी अगर मैं मिरर इमेज बनाऊँगा तो इसकी मिरर इमेज ऐसा बनेगा, OH C++OH H और CH3 ऐसे बनेगा।
अगर ये दोनों कंपाउंड मैंने बनाए हुए हैं तो मैं कह दूं कि ऑप्टिकली एक्टिव है ये कंपाउंड, हाँ। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का मिरर इमेज बन गया उसके जैसा, हाँ। लेकिन मिरर इमेज सुपर इम्पोजिबल नहीं है। अगर तुम देखोगे शीशे के सामने खड़े होकर, राजू अगर अपने आप को शीशे के सामने खड़े होकर देखता है तो देखता है कि उसकी राइट वाला तिल लेफ्ट में आ गया है, लेफ्ट वाला ब्रेसलेट राइट में आ गया है, क्योंकि मिरर इमेज जब बनती है तो उसमें सारी चीज़ उल्टी हो जाती है ना। अब तुम अंगूठा तुम्हारा राइट हैंड में होगा तो तुम्हारी मिरर इमेज में वही अंगूठा लेफ्ट हैंड में हो जाएगा, ऐसे ही होगा ना। तो तुम दोनों चीज़ को सुपर इम्पोज नहीं कर सकते ना, एक के ऊपर एक रखोगे तो वो एक के ऊपर एक रखाएगा ही नहीं। एक अंगूठा राइट है एक अंगूठा लेफ्ट है, कैसे एक के ऊपर एक आ जाएगा। तो अगर इन दोनों कंपाउंड को एक के ऊपर एक रखोगे तो क्या ये सुपर इम्पोज हो जाएंगे, क्या एक के ऊपर एक आ जाएंगे? नहीं आएंगे, क्योंकि दोनों मिरर इमेज है। और ऐसे कंपाउंड, ध्यान से सुनना, ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स जो कि मिरर इमेज हों एक दूसरे के और ऑप्टिकली एक्टिव भी हों, उसको हम बोलते हैं इनैंशियोमर्स। इनैंशियोमर्स की दो प्रॉपर्टीज़ हमने पता लगा लिया कि वो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे और मिरर इमेज होंगे, ठीक है। डायस्टीरियो हमें पता है कि मिरर इमेज से उनको लेना देना ही नहीं है, क्योंकि दो अलग अलग कंपाउंड है कि नहीं, ठीक। अब इनैंशियोमर क्योंकि मिरर इमेज है, वो एक ही कंपाउंड का मिरर इमेज है, तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी तो सेम हो जाएगी। तो क्या मैं कह दूँ उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है? और अरे डाइस्टीरियोमेर तो अलग अलग कंपाउंड है, एक दाल चावल खाएगा दूसरा रोटी खाएगा, तो उनका केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट हो जाएगा। यहाँ तक हमने देख लिया। अब मैंने एक तुम्हें चीज़ बताया था कि राजू अगर रिंग राइट में पहनेगा तो उसकी मिरर इमेज वही रिंग, सेम रिंग लेफ्ट में पहनेगा ना, क्योंकि मिरर इमेज 180 डिग्री से एकदम रोटेट हो जाता है ना। इसका मतलब राजू अगर कोई चीज़ राइट का करता है और वही चीज़ राजू की इमेज लेफ्ट का करती है। अगर मैं कहूँ कि राजू कोई लाइट को राइट को मोड़ता है तो वही चीज़ उसकी मिरर इमेज लेफ्ट में मोड़ने लगेगी, है कि नहीं। इसका मतलब राजू एक कोई आदमी है जो राइट में मिरर, मान लो कोई कंपाउंड है जो कि कंपाउंड राइट में लाइट को मोड़ रहा है, उसका मिरर इमेज वही कंपाउंड को लाइट को लेफ्ट में मोड़ेगा इन सेम एक्सटेंट। मान लो 2 डिग्री राइट में मोड़ा तो उसकी मिरर इमेज 2 डिग्री लेफ्ट में मोड़ देगा। इतना सा सिंपल सा चीज़ है। डायस्टीरियोमर को लाइट से लेना देना नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव से लेना देना नहीं है। अगर हो सकता है वो लाइट को मोड़ दें, लेकिन अभी कोई ऐसा है नहीं कोई क्राइटेरिया कि भाई डायस्टीरियोमर मोड़ेगा ही, ठीक है। दे मे रोटेट द पाथ ऑफ लाइट, मे नॉट रोटेट द पाथ ऑफ लाइट। कौन सी लाइट? प्लेन पोलराइज लाइट, ध्यान रखना। अब बात यह है कि राजू और उसकी मिरर इमेज क्या तुम अलग अलग कर सकते हो उसको? जहाँ जहाँ शीशा है वहाँ वहाँ राजू की मिरर इमेज है, और राजू की मिरर इमेज राजू से अलग नहीं है। इसलिए राजू और राजू की मिरर इमेज को बदलना या कहो कि दोनों को अलग अलग लाना बहुत मुश्किल काम है, हो ही नहीं सकता है ना। तुम ऐसा नहीं कर सकते राजू को हाथ ऊपर कराओ, उसकी मिरर इमेज हाथ नीचे करे, दोनों को सेपरेट नहीं कर सकते, दोनों एक दूसरे से लिंक है ना। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि दे हैव आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़, आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज़, सब चीज़ एक जैसी, और एक दूसरे से सेपरेट नहीं कर सकते। लेकिन डायस्टीरियोमर दोनों, क्योंकि काजू को घर ले जाएंगे दाजू को स्कूल भेज देंगे, तो इसलिए उनकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम है और दोनों से ईजीली सेपरेटेड भी हो गए। कल स्कूल आएगा दाजू तो काजू से फिर मिल लेगा, है कि नहीं। लेकिन डायस्टीरियोमर के कई तरीके हैं जिससे वो किए जा सकते हैं सेपरेट। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वगैरह भी एक इजीली मेथड है, लेकिन कोई भी फिजिकल मेथड से इनैंशियोमर जो कहो कि मिरर इमेज को सेपरेट नहीं कर सकते, है ना। मिरर इमेज तुमसे सेपरेट कैसे हो जाएगा? उसकी जब सेम तुम्हारी ही मिरर इमेज है वो, है कि नहीं। और कोई, मैंने एक चीज़ तो बताई दी, अगर कोई कंपाउंड है जो कि राइट में मोड़ रहा है तो उसका मिरर इमेज जो कि वही लाइट को लेफ्ट में मोड़ देगा उतने ही एक्सटेंट से। इतनी चीज़ समझ में आ गई। डायस्टीरियोमर और एनेंशियोमर में सारे डिफरेंस क्लियर हो गए। तो सारे डिफरेंस में मैंने क्या बताया कि एनेंशियोमर नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज होते हैं, डायस्टीरियोमर को सुपर इम्पोज हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि काजू ने लेफ्ट हाथ में रिंग पहनी थी और लेफ्ट हाथ में ही अपना ब्रेसलेट पहना था, लेकिन दाजू ने लेफ्ट हाथ में रिंग पहनी थी और राइट हाथ में ब्रेसलेट पहना था। उनको मतलब ही नहीं है कि भाई इम्पोज करे ना करे, ठीक है। इसलिए दाजू और काजू की डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी, फिजिकल क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट थी। दाजू राइट को मोड़ता है तो दाजू भी राइट को मोड़ देता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इंडिपेंडेंट चीज़ें दोनों।
अगर राइट में मोड़े लेफ्ट में मोड़े, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। तो एक कोई डिपेंड नहीं करता कि कोई कंपाउंड किस जगह लाइट मोड़ रहा है, डिपेंड तो इस पर भी नहीं करता कि वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। ठीक, एनहेंसियोमर में ये चीज़ डिपेंड करता है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव हो और एक दूसरे की मिरर इमेज हो, क्योंकि मिरर इमेज होगा तभी तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होंगी, है कि नहीं। और तीसरी चीज़ मैंने यही बता दिया कि एनहेंसियोमर ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं लेकिन डायस्टेरियोमर ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता है। यहाँ तक अपना क्लियर। डायस्टेरियोमर का एक कंपाउंड देख लें। डायस्टेरियोमर कुछ भी हो सकता है, मान लो ऑप्टिकली आइसोमर भी हो सकते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। एक सिस्ट्रांस वाला हमने एग्जांपल देखा था ना पहले, वही लिख लेते हैं चलो। एक सिस्ट्रांस देखा था, बी आर, बी आर, सर बी आर ही क्यों बनाते हो बार बार, बी आर फेवरेट है मेरा, ब्रोमीन। तो देखा ये क्या बना दिया हमने, ट्रांस बना दिया, और ट्रांस की मिरर इमेज बना दो। डायस्टेरियोमर को मतलब ही नहीं है। अगर मान लो ये बना दिया हमने बी आर, ये सिस फॉर्म बना दी, ठीक, एच एच, ये सिस फॉर्म बना दिए। ध्यान से देखा जाए तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के साथ साथ होने के बाद भी ये दोनों सुपर इम्पोजिबल नहीं है, ठीक है। या हम कह सकते हैं स्टीरियो आइसोमर, जो कि एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते, ठीक, एक दूसरे की मिरर इमेज भी नहीं है, सुपर इम्पोजिबल भी नहीं है, इसलिए ये डायस्टेरियोमर्स हैं। ठीक, डायस्टेरियोमर, ये डायस्टेरियोमर भी है, एट द सेम टाइम ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म भी है कि नहीं। भाई एनेंशियोमर होना ना होना डिपेंड करता है कि उसका मिरर इमेज कायरल कार्बन या कायरल कंपाउंड का मिरर इमेज सुपर इम्पोजिबल है, यानी ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला, एनेंशियोमर होना ना होना किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि उसका कायरल ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन या बोलो कायरल कार्बन वाला कंपाउंड सुपर इम्पोजिबल है क्या नहीं, क्या उसका मिरर इमेज सुपर इम्पोजिबल है तो उसका हो गया, वो तो कुछ नहीं होगा, नहीं है तो एनेंशियोमर हो गया। सुपर इम्पोजिबल नहीं होना होता है, मिरर इमेज अगर है तो सुपर इम्पोजिबल होगा ही नहीं, क्योंकि किसी चीज़ की मिरर इमेज सुपर इम्पोजिबल नहीं होती। राइट हैंड लेफ्ट हैंड, अगर मान लो मैंने ऐसे एल बनाया है तो उसका मिरर इमेज बन जाएगा ऐसे, ऐसे करके बनेगा ना, तो सिंपल अगर सुपर इम्पोज हो जा रही है मिरर इमेज तो वो एनेंशियोमर नहीं है। डायस्टेरियोमर को मतलब ही नहीं है, डायस्टेरियोमर कह रहा है भाई मैं तो ऐसा स्टीरियोमर हूँ, ना वो मिरर इमेज हूँ ना मैं सुपर इम्पोजिबल हूँ, ठीक। इसको मिरर इमेज होने से ना होने से, ऑप्टिकली एक्टिव होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डायस्टेरियोमर ऐसा हो गया। तो हम जितने भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर बोल रहे थे वो डायस्टेरियोमर भी तो हो गए एट द सेम टाइम, हो गए। एक डायस्टेरियोमर में और बना के दिखा देता हूँ, COOH, ये देखो मैंने फिशर प्रोजेक्शन बना दिया। देखो क्या एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, ध्यान से देखने में लगेगा नहीं है, एक दूसरे के ना मिरर इमेज है ना सुपर इम्पोजिबल है, तो ये हो गए डायस्टेरियोमर। इतना सिंपल है। ध्यान ही नहीं दे, मतलब ध्यान तो थोड़ा बहुत देना पड़ेगा, दिमाग ज़्यादा लगाना ही नहीं है कि ये क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। इतना हमने देखा। एनेंशियोमर देखा, एनेंशियोमर में एक कंपाउंड राइट को मोड़ रहा है, लाइट को पीपीएल को, एक पीपीएल को लेफ्ट में मोड़ रहा है, तो राइट को मैं डी बोल दूँ या प्लस बोल दूँ, सेम ही चीज़ है। लेफ्ट को मैं छोटा एल या फिर नेगेटिव बोल दूँ, एक ही बात है। और दोनों ये कंपाउंड अगर एक ही मिक्सचर में होता है, ये दोनों कंपाउंड एक ही मिक्सचर में होते हैं तो उसको बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर जैसे ऐसे, जैसे तुम ये खड़े हो और तुम्हारा दोस्त एक हाथ यहाँ से खींच रहा है, तुम्हारा दूसरा दोस्त हाथ यहाँ से खींच रहा है, एक दोस्त राइट को खींच रहा है, एक दोस्त लेफ्ट को खींच रहा है, तो नेट रोटेशन क्या हुआ, नेट तुम गए कहाँ, कहीं नहीं गए भाई, जहाँ थे वहीं खड़े रहे, है कि नहीं। एक दोस्त राइट को खींच रहा है, एक लेफ्ट को खींच रहा है, कहीं गए ही नहीं। तो ऐसे ही क्या होगा, जो राइट को मोड़ रहा है लाइट, वो तो राइट को मोड़ना चाहेगा, और एक कंपाउंड जो लेफ्ट में मोड़ना चाहता है वो लेफ्ट में मोड़ना चाहेगा। नेट लाइट कहीं नहीं गई, लाइट वहाँ जहाँ थी वहीं की वहीं है, कहीं जा नहीं पाई। इसी को बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर मतलब इक्विमोलर कंसंट्रेशन ऑफ एनेंशियोमर। एनेंशियोमर तो वही होगा ना जिसका एक कंपाउंड राइट को मोड़ेगा पीपीएल को, एक लेफ्ट में मोड़ेगा, और उसका इक्विमोलर मिक्सचर मतलब दोनों कंपाउंड एक ही मिक्सचर में, उसको हम बोल देंगे रेसिमिक मिक्सचर। कहाँ आएगा, ये अपना आएगा क्लास 12 के हेलो एल्केन हेलो एरीन में, जब हम SN1 SN2 पढ़ेंगे ना तब ये कंसेप्ट फिर से आएगा, ठीक है। देखते हैं
अगर मान लो ये PPL है, प्लेन पोलराइज लाइट, यहाँ से आई, अब उसमें हमने D ग्लूकोज डाला प्लस L ग्लूकोज डाला, ठीक, इतना बड़ा टेस्ट ट्यूब में, ठीक। अब देखा D ग्लूकोज ने तो राइट में मोड़ा लाइट को ऐसे, L ग्लूकोज ने ऐसे मोड़ा लाइट को, लेकिन लाइट कहीं जा नहीं पाया, है ना, लाइट सीधा का सीधा ही रहा, क्योंकि नेट रोटेशन लाइट का 0 हो गया। देखा, अब देखने में लगेगा कि भाई ये कंपाउंड तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव नहीं है, ये हो गया। तुमका देखने में तो लगेगा कि भाई ये तुमने D और L ग्लूकोज डाला, क्या है इसका मतलब, ग्लूकोज में ही कुछ कमी है, ग्लूकोज में क्या कायरल कार्बन नहीं होता, बिल्कुल होता है, लेकिन दोनों अलग अलग डायरेक्शन में खींचने के कारण इसका प्रभाव दिख नहीं पा रहा, इसका इम्पैक्ट शो नहीं हो रहा, और इम्पैक्ट शो हो जाएगा तो फिर एक ही डायरेक्शन में मूव हो जाएगी ना लाइट। और इनैंशियोमर ऐसे ही होते हैं, क्योंकि इनैंशियोमर दोनों मिला देते हैं तो उसका इम्पैक्ट शो होता ही नहीं है, क्योंकि वो एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं। D और L ग्लूकोज आर इनैंशियोमर्स बिकॉज दे आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, इसीलिए नेट रोटेशन इसकी हो जाएगी 0। देखने में ऐसा लगेगा कि भाई ये क्या है, रेसिमिक, ये अपना ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है, लेकिन हमें पता है ना अंदर कि क्या हो क्या रहा है, कि D ग्लूकोज राइट को मोड़ रहा है, L ग्लूकोज लेफ्ट को मोड़ रहा है। असलियत में कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव नहीं है, मिक्सचर और ऑप्टिकली इनएक्टिव है। इसका मिक्सचर होने के कारण ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया है, ठीक है। एक इसी के जैसा एक कंपाउंड और होता है मीज़ो कंपाउंड, जिसका भी नेट रोटेशन 0 आता है, लेकिन उसमें डिफरेंस पता है क्या होता है, इसमें तो तुम खड़े थे, एक तुम्हें राइट से खींच रहा था, एक लेफ्ट से खींच रहा था, इसलिए तुम चल नहीं पा रहे थे। मान लो ये तुम हो, तुम्हारा एक पैर कह रहा है कि मैं राइट को चला जाऊँ, एक पैर कह रहा है कि लेफ्ट को चला जाऊँ, मान तुम्हारा कभी मन करता है मैं राइट को जाऊँ, कभी मन करता है लेफ्ट को जाऊँ, लेकिन इस चक्कर में तुम कहीं जा ही नहीं पाते। एक मन करता है तुम्हारा चलो कि स्कूल चलते हैं, स्कूल चल के पढ़ाई कर लेते हैं, एक मन करता है कि चलो कोचिंग चलते हैं, कोचिंग चले जाते हैं। पढ़ने का ही मन नहीं है तो तुम कहीं नहीं जाओगे ना, ना स्कूल जाओगे, ना कोचिंग, ना ट्यूशन, कहीं नहीं जाओगे, तुम घर ही पे बैठे हुए सो रहे हो। तो नेट रोटेशन क्या आया, ना तुम स्कूल गए ना कोचिंग गए, कहीं नहीं जा पाए, तो जहाँ थे घर पे थे, बेड पे सो रहे थे, बेड पे सो रहे हैं अभी तक। ऐसे ही कुछ मीज़ो कंपाउंड है, एक मीज़ो कंपाउंड में तुम्हें बना के दिखाता हूँ, जो कि कहीं का नहीं होता, टार्टारिक एसिड में बना के दिखाता हूँ, टार्टारिक एसिड में, सॉरी कलर चेंज कर लेते हैं, C डबल बॉन्ड OH, 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 ठीक। अब इसमें 2 कायरल कंपाउंड है, अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन होने चाहिए ना, एक स्कूल और एक कोचिंग। अगर तुम्हारी कोचिंग है ही नहीं तो मम्मी पीट के स्कूल भगा देंगी ना, ठीक। नहीं तो कोचिंग भी है तो मम्मी से सुबह सुबह छुट्टी ले लोगे कि मम्मी कोचिंग जाना है, और फिर कहोगे दोपहर को नहीं मम्मी अब तो मन नहीं कर रहा, सर दर्द हो गया, अब कोचिंग भी नहीं जाऊँगा, तो कहीं जाने का मन नहीं करेगा। तो ऐसे ही 2 कायरल कंपाउंड होने चाहिए, एक कायरल कंपाउंड ये हो गया, एक कायरल कंपाउंड ये हो गया, और तुम्हें पहले से पता था एक कायरल कंपाउंड है, क्यों, क्योंकि ये मैंने फिशर प्रोजेक्शन में बनाए हुए हैं, है ना। एक कायरल कंपाउंड कह रहा है कि मैं जाऊँगा राइट साइड, लेफ्ट साइड, एक कंपाउंड में कह रहा है जाऊँगा मैं राइट साइड, और ये कंपाउंड कहीं नहीं जा पाता, क्योंकि ये कंपाउंड जितना लाइट को PPL को राइट में मोड़ता है उतना ही लेफ्ट में मोड़ता है, लेकिन ये इसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, इंटरनल कंपनसेशन है, मान लो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, जो कि लाइट को कहीं जाने नहीं दे रही, क्योंकि कभी इसका मन करता है राइट में, कभी इसका मन करता है लेफ्ट में। ये तुम्हारी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है ना, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है ना, कि ना तुम कोचिंग जा पा रहे ना स्कूल जा पा रहे, लेकिन कोई तुम्हें खींचे, एक दोस्त कोचिंग की ओर एक स्कूल की ओर ना, तब भी तुम कहीं नहीं जा पाओगे, लेकिन वो तुम्हारी मर्जी नहीं थी, वो कोई खींच रहा था तुम, और कोई खींच रहा था तो तुम्हारी मर्जी नहीं थी जाने की, इसलिए नहीं जा पाए, अरे तुम्हारा मन ही नहीं था जाने का। ऐसे ही है मीज़ो कंपाउंड और रेसिमिक मिक्सचर। मीज़ो कंपाउंड एक अकेला कंपाउंड है, और रेसिमिक मिक्सचर में 2 कंपाउंड का मिक्सचर था, इसीलिए तो उसको मिक्सचर बोला। और मीज़ो कंपाउंड में क्या हुआ, एक ही कंपाउंड है जो कि लेफ्ट जाना चाह रहा है, और एक कंपाउंड है जो कि राइट जाना चाह रहा है, और नेट रोटेशन क्या हो गया 0। जनरली ये जो देखा जाता है वो सिमेट्रिक मॉलिक्यूल में देखा जाता है, अगर तुम देखोगे दोनों सिमेट्रिकल है, एक बीच में से अगर काट दोगे तो तुम्हें लगेगा कि मिरर इमेज है, तो ऐसे कंपाउंड जो कि सिमेट्रिकल होता है उसमें दिखता है मीज़ो कंपाउंड। आगे हम क्वेश्चन भी करेंगे तो मैं बताऊंगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज मीज़ो कंपाउंड, तो देखना कि सबसे पहले इसमें सिमेट्रिकल कौन है, ठीक है। और होता तो 2 कायरल कार्बन देख करके तुम बोल दोगे फट से ऑप्टिकली एक्टिव, लेकिन ये होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव।
ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों होता है? क्योंकि असलियत में तो चाहता है मैं चला जाऊँ स्कूल या कॉलेज, लेकिन कहीं जा नहीं पा रहा क्योंकि अ, आधा मन करता है उसका कॉलेज जाने का, आधा मन करता है कॉलेज सॉरी कोचिंग जाने का, स्कूल जाने का, है कि नहीं? तो आधा कंपाउंड उसको लेफ्ट में खींच रहा है, आधा राइट में खींच रहा है, तो कहीं जा ही नहीं पा रहा, तो इसलिए हो गया ऑप्टिकली इनएक्टिव, सेम एज अपना रेसिमिक मिक्सचर। ठीक है, तो मीज़ो कंपाउंड क्या होते हैं कि ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं क्योंकि सिमेट्रिकल प्लेन में होते हैं। देखा, सिमेट्रिकल है इसलिए। अगर अलग मैं फिर से एक क्वेश्चन दूंगा तो तुम उसमें देखना कि इसमें सिमेट्रिकल कंपाउंड क्या है, वही मीज़ो कंपाउंड होगा। ठीक, रेसिमिक मिक्सचर और मीज़ो कंपाउंड में देख लेते हैं कि रेसिमिक मिक्सचर और मीज़ो कंपाउंड, इसमें डिफरेंस क्या है? पहला चीज़ तो मैंने यही बोला कि मीज़ो कंपाउंड जो होता है इंटरनल फैक्टर्स होते हैं कि उसको ऑप्टिकली इनएक्टिव बनाने की, वो कहीं जा ही नहीं पा रहा। इंटरनल फैक्टर्स हैं ऐसे जो कि उसको ऑप्टिकली इनएक्टिव बताता है। ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल फैक्टर, और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर। एक चीज़ हमने ये देखा। और रेसिमिक मिक्सचर में क्या देखा था हमने? रेसिमिक मिक्सचर इज ए मिक्सचर ऑफ टू इनएंशियोमर्स, मतलब उसमें मिक्सचर है दो इनएंशियोमर का इक्वल प्रोपोर्शन में। मिक्सचर, और मिक्सचर दूसरा वाला सिंगल मॉलिक्यूल है, सिंगल मॉलिक्यूल। ठीक है, उसका अकेला ही मॉलिक्यूल है जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है, लेकिन रेसिमिक मिक्सचर दो कंपाउंड का मिक्सचर है जो कि लाइट को कंपाउंड को ऑप्टिकली इनएक्टिव बना रहा है। ध्यान से देखा जाए तो रेसिमिक मिक्सचर में एक गुंजाइश है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाए, है ना? मान लो हमने कहाँ देखे थे, डी ग्लूकोज, डी दोनों 50-50% है। थोड़ा सा हम देखते हैं इसको 45% कर देते हैं और इसको 55% कर देते हैं, तो एल ग्लूकोज थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। एल ग्लूकोज थोड़ा सा ज़्यादा होने के कारण इसकी टेंडेंसी हो जाएगी लेफ्ट में चले जाने की। रेसिमिक मिक्सचर अब भी है, लेकिन इक्वल प्रोपोर्शन ना होने के कारण रेसिमिक मिक्सचर भी कभी कभी हो सकता है कि लाइट को मोड़ने की क्षमता ले आए। पार्शियल ऑप्टिकली इनएक्टिव चीज़ है, देखा कि नहीं? पार्शियल मतलब थोड़ा सा एल ग्लूकोज ज़्यादा होने के कारण लेफ्ट में मुड़ गया, नहीं तो ना मुड़ पाता। लेकिन मीज़ो कंपाउंड ऐसा है कि मीज़ो कंपाउंड कंप्लीट ऑप्टिकली इनएक्टिव है। इसको कुछ भी करके हम ऐसा नहीं कर सकते कि मीज़ो कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव बना दें। लेकिन रेसिमिक मिक्सचर में थोड़ा सा हम अगर इसके मिक्सचर में या कहो कि सब्सटेंस के प्रपोर्शन में थोड़ा सा फेर बदल करते हैं, मिक्सचर के सब्सटेंस में थोड़ा सा ऊपर नीचे करते हैं, फेर बदल करते हैं, किसी को बढ़ाते हैं किसी को कम करते हैं, तो ये अपना थोड़ा सा ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर भी दे। लेकिन थोड़ी गुंजाइश रेसिमिक में है तो सही, लेकिन मीज़ो में तो वो भी कुछ नहीं है। तो मीज़ो में तो कंप्लीट लॉस ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी है। ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक। और इसमें क्या बोल रहे हैं कि रेसिमिक मिक्सचर में थोड़ा बहुत गुंजाइश है, तो गुंजाइश को कैसे लिखी, कैसे लिखूं? कंप्लीट और पार्शियल लिख दूं, कंप्लीट और पार्शियल लॉस ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो ये चीज़ हमने देख लिया। तो इसी के साथ अपना मेजर पोर्शन ऑफ द चैप्टर सब चीज़ ख़त्म हो गया। हमने आइसोमेरिज्म देखा कैसे कैसे क्या होता है। आज हमने ऑप्टिकल एक्टिविटी को ध्यान से देखा। जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा अगले सेशन से हम ज़्यादातर क्वेश्चन ही करेंगे, और क्वेश्चन से हम और सीखेंगे कि कैसे कैसे है। इतना ज़्यादा डेप्थ में क्वेश्चन नहीं आएगा तुम्हारा, लेकिन हमने अभी तक कंसेप्ट सीख लिया, अब कंसेप्ट को हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आज हमने जितना सीखा वो एक बार फिर से रिवाइज करना, क्या क्या था हमने सीखा आज जो कायरल कार्बन ऑप्टिकल एक्टिविटी। सबसे बड़ी चीज़ तो हमने यही देखा कि हम 3D मूवीज़ देखते कैसे हैं। ये चीज़ तो जब भी अगर 3D मूवीज़ देखने जाओ तो ध्यान रखना कि अरे क्या देखा था हमने, क्या सीखा था कि 3D मूवीज़ कैसे हम देख पाते हैं। ठीक है, कायरल कार्बन से जाना हमने पूरी चीज़, ये ऑप्टिकली एक्टिव क्यों शो होता है क्यों नहीं होता। रेसिमिक मिक्सचर और मीज़ो कंपाउंड के साथ हमने चैप्टर ख़त्म किया। आगे हम देखेंगे थोड़ा सा इन्वर्जन वगैरह है जो कि हम
फिर से भी SN1 SN2 रिएक्शन में भी देखेंगे क्लास 12th के हेलो एल्केन में। ठीक है, फिर आज के लिए पूरा हुआ। अगले सेशन से हम थोड़ा सा इन्वर्जन वगैरह देखेंगे, और फिर इन्वर्जन वगैरह के बाद थोड़ा थोड़ा मेन पॉइंट्स, उसके बाद सिर्फ मैं सोच रहा हूँ 1 या 2 वीडियोस सिर्फ क्वेश्चन के ऊपर लाऊं, क्योंकि जितना क्वेश्चन हम ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे उतना हमें प्रैक्टिस भी होगा। और वो तो सुना ही ना, प्रैक्टिस मेन मैन परफेक्ट, वो सब ठीक ठीक है। अब वो हमें रियलिटी में भी तो करना है। तो थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, 1 2 वीडियो क्वेश्चन के ऊपर देख लाएंगे, तो क्वेश्चन तुम करते रहना। ठीक है, थैंक यू।